यूरोप घूम रहे थे, अब जो है अब उनको बिहार की याद आएगी, अब जो है आने वाले हैं। नहीं तो आरजेडी इतने कम सीट पे सिमट रही थी, तेजस्वी यादव भी चले जाते, नेता प्रतिपक्ष कौन बनता, इस पे भी संकट छाया हुआ था। लेकिन चलिए, तो पूरी रणनीति जो है संजय यादव तय करते थे। यहाँ तक कि ये भी आरोप लग गए कि पैसे उन्होंने खाए हैं, करोड़ों करोड़ रुपए लेकर टिकट बेच दिए। 1000 लोग ऐसे हैं जिसके कारण पार्टी की यह दुर्गति हुई, और उसमें से 300 से अधिक कुछ नाम ऐसे थे, मतलब जिस पर एकदम कार्रवाई होगी ही होगी। कोई मंशा उनकी नहीं है कि वो आरजेडी में आ सकते। और तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच की कड़वाहट कम होती है या नहीं होती है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तेजस्वी यादव का जो वोट परसेंट रहा है ना आरजेडी का, वो वोट परसेंट में कोई ज्यादा कहीं से कमी नहीं आई। कि विजय सिन्हा जो काम कर रहे हैं उसी तरह का काम हर विभाग में अगर हो तो बिहार की पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। क्या होता है ना कि बदनाम करने के लिए इस तरह की खबरें चलाई जाती है जी जी। और एक इस तरह की स्थिति पैदा कर दी जाती है कि उसको इमोशनल टच दे दिया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल कह लीजिए, उस तरह से किया जाता है कि नहीं देखिए गरीबों का ये हो रहा है। विजय सिन्हा का अपना स्टाइल है, मैंने पहले भी बोला कि वो अपने स्टाइल से कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का अपना स्टाइल है, वो अपने स्टाइल से कर रहे हैं। दोनों का ध्येय एक ही है, तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है वहाँ, इसमें कहने में कहीं से कोई दो राय नहीं है। वहाँ जो है सो हिंदुओं पे, खास करके हिंदू भी टारगेट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो नहीं किए जा रहे हैं। और जो हो रहा है और जो हुआ, एक तो बहुत हद तक कहीं बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली, कुछ छिटपुट घटनाएं मिली, और जो भी घटनाएं हुई वो निंदनीय है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन ओब्रायन साहब को कम से कम अपने राज्य की भी स्थिति देखनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अनिकेता शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं रितेश शर्मा और अश्विनी सिंह, और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका विषय है कि तेजस्वी यादव जो है वो यूरोप से छुट्टियां मनाकर वापस बिहार यानी पटना आ रहे हैं। और इसी के आगे ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे तेज प्रताप यादव जो है उनकी भी घर वापसी की जो खबरें हैं वो सामने आने लगी है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कल भावुक पोस्ट डाले हैं राबड़ी देवी अपनी माँ जो है उनके बारे में लेकर। आगे वो घर भी गए राबड़ी देवी को अपनी माँ को केक कटवाने के लिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी में। तो आगे इन सब पे क्या होने वाला है, क्या दोनों भाई मिलकर पॉलिटिक्स में जो है राजनीति में आगे कदम बढ़ाएंगे एक साथ आकर, इस पे हम चर्चा करेंगे। और आगे आपको बता दें कि विजय सिन्हा जो आजकल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं उस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सहयोगी रितेश शर्मा जी से। आपका क्या कहना है, जैसे तेजस्वी यादव वापस आ रहे हैं यूरोप से छुट्टियां मनाकर, जैसे क्रिसमस न्यू ईयर सब मनाकर अब वो वापस पटना आ रहे हैं, और जैसा कि तेज प्रताप भी है, घर वापसी की खबरें हर जगह मीडिया में चल रही हैं, तो क्या लगता है दोनों भाई मिलकर फिर से राजनीति में आगे कदम बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले बात हो रही है तेजस्वी यादव की। यूरोप घूम रहे थे, अब जो है अब उनको बिहार की याद आएगी, अब जो है आने वाले हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 5 जनवरी को पटना आ सकते हैं, लेकिन अभी आने की पूरी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच ये भी खबर आई है, आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन 3 जनवरी को एक बैठक होने वाली है। जो पहले जिलावार जिस तरीके से बैठक हुई थी और उसमें ये निर्णय लिया जा रहा था कि आखिर हार किस वजह से हुई है, महागठबंधन आखिर हारी किस वजह से, आरजेडी को सीट इतनी कम क्यों आई, उस पर जो है मंगनी लाल मंडल जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा जो है ये बैठक की संभावना जताई जा रही कि 3 जनवरी को होगी। उसके बाद तेजस्वी यादव आएंगे, जो रूपरेखा तय किया जाएगा, जिसको हार का जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उस पर गाज गिरने वाली है। यानी कि तेजस्वी यादव एक बड़ा एक्शन लेने वाले हैं नए साल में आरजेडी में, क्योंकि बहुत ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो आरजेडी को यहाँ साफ साफ दिखा है। देखिए, कांग्रेस तो पहले से ही उनका डमाडोल स्थिति है बिहार में, उसके लिए तो कोई दुख नहीं है। वो आरजेडी भी समझ रही है कि कांग्रेस का क्या अस्तित्व रहा है पहले, लेकिन आरजेडी जो कि बहुत ज्यादा सीट लाने वाली और जो है सबसे बड़ी पार्टी भी बन करके उभरी थी पिछली विधानसभा चुनाव में सीट लाने के मामले में, लेकिन इस बार जो है एकदम फिसड्डी साबित हो गई, मात्र 25 सीटों पर सिमट गई। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन पता चल रहा था कि वो भी हारने वाले हैं, लेकिन कैसे वो जीत गए ये तो वही जानते होंगे, लेकिन बहुत कम वोटों का अंतर था। तो इसलिए तेजस्वी यादव के लिए समझिए कि उनकी प्रतिष्ठा बच गई, नहीं तो आरजेडी इतने कम सीट पे सिमट रही थी, तेजस्वी यादव भी चले जाते, नेता प्रतिपक्ष कौन बनता, इस पे भी संकट छाया हुआ था। लेकिन चलिए, वो तो 25 सीटें आई तो बच गए, तो अब आएंगे
हालांकि तेजस्वी यादव की जो रणनीति है और संजय यादव को जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा था शुरुआती दौर से ही, अभी भी पार्टी के अंदर बाहर सब जगह यही चर्चा है कि उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई, तेजस्वी से कोई सीधे तौर पर मुलाकात नहीं कर सकता था और वरिष्ठ जितने भी आरजेडी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो तेजस्वी तक अपनी बात को नहीं पहुंचा सकते थे। तो पूरी रणनीति जो है संजय यादव तय करते थे। यहाँ तक कि ये भी आरोप लग गए कि पैसे उन्होंने खाए हैं, करोड़ों करोड़ रुपए लेकर टिकट बेच दिए। जो सीट जो उम्मीदवार जीत रहा था, जिसका दावा कर रहा था, वहां पर जो है उनको सीट नहीं मिली और दूसरे कैंडिडेट को सीट दे दिया गया। तो ये आरोप लगा था। हालांकि तेजस्वी इस बात को नहीं मान रहे, लेकिन संजय यादव भी अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है वो भी कहीं विदेश घूमने गए हो नए साल पर। तो मतलब लगता है तेजस्वी यादव जो है वो नए साल में नई उम्मीदों के साथ वापस आ रहे हैं यूरोप से, यहाँ पे पटना वापस आ रहे हैं। और आगे जो है तेज प्रताप को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अश्विनी जी आप बताइए, तेज प्रताप की घर वापसी को लेकर खबरें आ रही है, जिस तरीके से वो कल जाकर भावुक पोस्ट डाले हैं और माँ राबड़ी देवी को केक भी कटवाया है, दोनों की गैर मौजूदगी में। इस पर क्या कहना चाहेंगे घर वापसी आने की संकेत को लेकर? बिल्कुल, तेज प्रताप से पहले थोड़ा तेजस्वी की जो बात हो रही थी उस पर मैं बता देता हूँ कि ये जो बैठक है ये 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक 2 चरणों में मंगनीलाल मंडल ने ये एक बैठक की थी और उस बैठक में करीब 1000 भीतर घातियों का नाम जो है सो शॉर्टलिस्ट किया गया था। मतलब ये किया गया था कि 1000 लोग ऐसे हैं जिसके कारण पार्टी की यह दुर्गति हुई और उसमें से 300 से अधिक कुछ नाम ऐसे थे, मतलब जिस पर एकदम कार्रवाई होगी ही होगी। इसको लेके एक रिपोर्ट बनाई गई थी और वो रिपोर्ट जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव उनको सौंपा गया था। क्योंकि तेजस्वी यादव अभी है नहीं, वो चले गए थे, तो इसलिए इस पे जो है सो मतलब उस रिपोर्ट को रखा गया है और जब तेजस्वी आएंगे, इंतजार किया जा रहा है कि तेजस्वी जब आएंगे तब उस पे चर्चा होगी और जो भीतरघाती हैं वास्तव में फिर जो है उसके बाद तेजस्वी डिसीजन लेंगे कि क्या करना है उसके साथ। तो ये बात हो गई, जो थोड़ा सा अपडेट था मैंने वो दे दिया। उसके बाद अब आते हैं तेज प्रताप। देखिए, तेज प्रताप यादव कल गए जरूर, कल भी हमने इस पे चर्चा की थी, हम लोग थे आपस में, देखे अब हम थे, आप थे और सागर जी थे, उस समय बात हुई थी। तेज प्रताप यादव गए, बिल्कुल केक भी काटे, लेकिन तेज प्रताप यादव गए तो वो एक भावनात्मक रूप से गए। उससे पहले तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है कई बार इंटरव्यू में, एक बार नहीं 2 बार दिया है कि जब कुछ भी हो जाए, लगभग मुझे जहां तक याद है 2 बार दिया है कि जो कुछ भी हो जाए मैं आरजेडी में वापसी नहीं करूंगा, ठीक है। और अब देखिए तेज प्रताप यादव गए और जो पोस्ट किया है उन्होंने, आप उस पोस्ट को ध्यान से देखिएगा, उस पोस्ट को देखिएगा। उस पोस्ट में जो हैशटैग है, उस हैशटैग में उन्होंने जनशक्ति जनता दल का ही जिक्र किया है। इससे ये स्पष्ट अभी तक दिख रहा है कि जो तेज प्रताप यादव भले ही भावनात्मक रूप से अपनी माँ से मिलने गए, वो परिवार से उनका रिश्ता है और वो कई बार कहते भी आए हैं कि जो माँ बाप उनको लेके सॉफ्ट कॉर्नर है, बहनों को लेके भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनका। आप देखिए रोहिणी को लेके उन्होंने कहा है और मिशा को तो उन्होंने माँ तक बता दिया है। माँ मतलब माँ के समान हमारी बहनें हैं, मिशा है और जो भी एक राजलक्ष्मी है, इन सब को लेके। लेकिन इससे ये स्पष्ट, उन्होंने अभी तक ये स्पष्ट है कि मतलब उस पोस्ट से देखिए तो ऐसी कोई मंशा उनकी नहीं है कि वो आरजेडी में आ सकते हैं। अब आगे राजनीति है, अलग बात है। और आप देखिए तो कल तेज प्रताप ने पोस्ट डाला ही डाला, मिशा भारती ने भी एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे। उस फोटो को भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फोटो में केक सेम था, ठीक है, वही केक था जो तेज प्रताप यादव लेके गए थे, ठीक है। और उस फोटो में भी उन्होंने अब जो विश है वो अपना विशेष जो थे दिया जाता है, अपना विश की अपनी माँ को, और साथ में उनका जो हैशटैग देखिएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से आरजेडी लिखा हुआ था। तो आप इस तरह से देखिए कि फिलहाल जो है सो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब तेजस्वी आते हैं और तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच की कड़वाहट कम होती है या नहीं होती है तो ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक जो दिख रहा है उसमें चूंकि तेजस्वी भी यहाँ नहीं थे और लालू जी भी यहाँ नहीं थे, उनके गैर मौजूदगी में तेज प्रताप गए। अगर दोनों के मौजूदगी में तेज प्रताप जाते तब घर वापसी की बात कही जा सकती थी। फिलहाल देखिए जिस तरीके से आरजेडी में जैसे तेजस्वी यादव, उनकी तो स्थिति इस बार खराब रही ही,
विधानसभा चुनाव में, लेकिन जनशक्ति जनता दल जो भी है, इनके तेज प्रताप यादव भी, वो तो जीरो, मतलब जीरो पे ही रह गए, उनका तो खाता भी नहीं खुल पाया। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि दोनों भाई फिर से एक साथ आकर के, क्योंकि देखिए अब आपने कहा जिस तरीके से कि वो कभी भी ऐसा नहीं बोले थे कि वो वापसी करेंगे वहां पे, लेकिन वो कहते हैं ना कि नेताओं की जो बात रहती है वो वादे रहते हैं या जो भी वर्ड्स रहते हैं वो कहने के लिए बस रहते हैं, लेकिन आप देखें कि बहुत लोग इधर से उधर फ्लिप करते रहते हैं। तो इस चीज को लेकर बोलना चाहेंगे कि क्या लगता है कि ऐसा फ्यूचर में भी अगर इस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां बिल्कुल भी 0% की उम्मीद थी, वहां एक चिंगारी तो कम से कम जगी है, एक तो कहीं ना कुछ ना 1% तो बात निकली ही है। अभी तो इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो चुनाव है ना बिहार में, अब 4 साल तो होगा नहीं, मतलब अब जो भी चुनाव होगा लगभग 5 साल ही मान लीजिए, इसको 5 साल बाद ही होगा, ठीक है। और रही बात तेज प्रताप के हटने से वोट का क्या बिखराव हुआ या नहीं हुआ, उस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। तो तेजस्वी यादव का जो वोट परसेंट रहा है ना आरजेडी का, वो वोट परसेंट में कोई ज्यादा कहीं से कमी नहीं आई है। वोट परसेंट उनका वैसा ही रहा है जो उनको पिछले बार मिला था, उससे कहीं अधिक ही रहा है। और तेज प्रताप का देखिए तो सिर्फ महुआ में जो वो चुनाव लड़े थे तो उसमें उनको जो वोट आया वो 34,000 के करीब आया मात्र, ठीक है। और बाकी 21 सीटों पे लगभग वो चुनाव लड़े थे, 21 सीटों पे, जहां तक मुझे याद है 21 सीटों पे चुनाव लड़े थे। तो ओवरऑल उनको देखिए तो उनका जो वोट परसेंट वहां बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही, सिर्फ एक महुआ को छोड़ दीजिए तो। नहीं, क्योंकि पहला साल है चुनाव के, अभी बस 1 से 2 महीने बस हुए हैं और पहला कदम उठ गया ये, जैसे ही चुनाव हारे पहला नहीं कदम, तो 4 साल मैंने आपको ये जवाब दिया कि तेज प्रताप के हटने से आरजेडी पे क्या असर पड़ा, वो मैंने बताया, कोई असर नहीं दिखा। आप देखिए उनके वोट शेयर में तो कोई आप ठीक है भावनात्मक रूप से देख लीजिए तो लोग जो कह सकते हैं, लेकिन आप फैक्ट के आधार पे जाइएगा तो कोई खास असर नहीं दिखा। अब महुआ में भी जब हम लोग घूम रहे थे तो चूंकि महुआ से वो चुनाव लड़ रहे हैं इसीलिए वो मतलब लड़ रहे थे, तो महुआ में थे तो वहां भी लोगों की जो राय थी वो डिफरेंट थी। उनका ये कहना था कि तेज प्रताप वास्तव में आदमी बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे इंसान है, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, और रिश्ता निभाने में वो बहुत आगे रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से रिश्ता को निभाते हैं। वही तेजस्वी का व्यवहार देखिए तो थोड़ा उसके उलट दिखता है। एक चीज लेकिन मैं यहाँ रुकूंगा, जैसे महुआ में तेज प्रताप भी थे, आरजेडी से मुकेश रोशन भी थे, दोनों में टकराव हुई, बाजी मार ले गए लोजपा वाले, तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप के लड़ने से नुकसान तो हुआ आरजेडी को, एक सीट तो कम से कम वहां गया। में ये भी कहा जाता है, नीतीश कुमार खुद ही कहते थे भाजपा में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ये सब बातें होती थी, लेकिन वापस अब तो आके कहते कि अब तो कहीं जाएंगे नहीं, इधर ही रहेंगे, इधर उधर करना ही नहीं है, भाजपा में ही रहेंगे। तो ये जैसे तेज प्रताप ने कहा कि आरजेडी में अब नहीं जाएंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तेज प्रताप जाएंगे, तो जा सकते, लेकिन अभी की जो स्थिति दिख रही है ना, अभी का जो सिनेरियो है उसमें मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। अभी तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, आगे देखिए पॉलिटिक्स में और खास करके बिहार के पॉलिटिक्स में ना, बिहार छोड़ दीजिए, इंडिया का जो पॉलिटिक्स है ना वो बड़ा अद्भुत होता है, और इंडिया में भी खास करके बिहार का जो पॉलिटिक्स है इसको समझना ना, मतलब जानता तो हर कोई है लेकिन इसमें कब कहाँ क्या हो जाए ये हर आदमी इसका आकलन नहीं कर सकता। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित जो है इस मामले में फेल हुए हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों को मैंने फेल होते हुए देखा है, जो उनका एनालिसिस है और जो उनका आकलन है वो उसके उलट यहाँ की स्थिति हुई है। कई बार आप देखे होंगे कि ये चर्चा चलती थी, खबरें चलती थी कि जो नीतीश कुमार अब नहीं जाएंगे, हुआ उसके उलट, कभी कहते थे जाएंगे, हुआ उसके उलट। तो ये उलट फेर की स्थितियां पॉलिटिक्स में चलती रहती है। और आगे देखिए तेज प्रताप, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि दोनों भाई हैं, भाई का रिश्ता सुधरे और दोनों साथ में जाए तो दोनों के लिए बेहतर होगा। तो ये था अभी कि तेज प्रताप यादव क्या घर वापसी करेंगे या नहीं। तो अभी तक तो ऐसी कोई चर्चा जो भी है उससे यही पता चल रहा है कि अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वो घर वापसी करेंगे, लेकिन आगे अभी 4 साल और बचे हैं चुनाव में, तो देखिए आगे क्या होता है। अगला हम बात करते हैं विजय सिन्हा के बारे में। जी हाँ, भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार जो है वो उन्हीं के पास है, नई सरकार में वो बने हैं। तो अब इस चीज को लेकर बात करते हैं। रितेश जी बताइए कि वो काफी ज्यादा जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुछ वक्त का टाइम भी दिया, जैसे मार्च तक का टाइम दिया है, और ये भी उनका कहना है कि बुलडोजर जो है, मतलब बुलडोजर एक्शन के बारे में उन्होंने कहीं ना कहीं तंज भी एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में सम्राट चौधरी के ऊपर कसे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वो विजय सिन्हा का कहना है कि डायरेक्ट जो है वो लोग अभी हमें नहीं बता रहे, लेकिन इनडायरेक्टली उनको पता चल जाएगा कि कौन सी सरकारी जमीन है और कौन सी नहीं, और उन्हें गुप्त तरीके से इनाम भी दिया जा सकता है। देखिए, नया साल आ गया, खबर आई कि कई अधिकारी और कई मंत्री जो है विदेश घूमने गए, लेकिन विजय सिन्हा जो है साल के अंतिम दिन यानी 2025 31 दिसंबर को सहरसा में थे, जन सुनवाई कर रहे थे, भूमि सुधार जो जनसंवाद कल्याण है उसमें मौजूद थे और लोगों की समस्याओं का निपटारा कर रहे थे। उसके बाद भी समय बीत गया,
वो 1 तारीख को भी एक्टिव नजर आए और आज जो है अपने आवास पर ही जन सुनवाई करने लगे। वहां से ही लाइव कर दिया और वहां भी लोग फरियादी आ रहे हैं लगातार उनके पास। सब लोग आस लगा के बैठे हुए कि हमारे जिले में कब आएंगे, सुनवाई कब करेंगे, ताकि हम शिकायत करें और जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको उनकी क्लास लग जाए, सस्पेंड हो जाए और हमारा काम आसानी से हो जाए। तो जनता में एक आस जगी है और उस आस को जो है विजय सिन्हा टूटने नहीं देना चाहते हैं। मार्च की जो बात आपने की, तो मार्च तक का ये ऐलान कर दिया गया है कि जो भी सरकारी भूमि है उस पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने का निर्देश दे दिया गया है। जी जी। ये हटाना ही होगा। और ये भी है कि जो वहां के लोकल, जहां सरकारी जमीन है जिस पर अतिक्रमण है, वहां के जो वासी होंगे, वो लोग जो रहते हैं, वही लोग शिकायत देंगे भी, वही लोग जानकारी भी देंगे और उसके लिए विजय सिन्हा उनको इनाम भी देंगे। गुप्त रखा जाएगा उनका नाम और उनको इनाम भी देंगे। अब सोचिए कि जहां सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, किसी ने कुछ भवन बना लिया, कुछ भी किसी भी तरीके से उसको घेर करके जो है वहां पर कब्जा किए हुए हैं, तो उस पर जो है कार्रवाई होगी। मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है विजय सिन्हा ने। इसके साथ ही साथ भ्रष्ट सीओ डीसीएलआर जितने हैं सबको वो लताड़ते आ रहे हैं। और जो क्राइम की जो घटनाएं ना, उसमें सबसे ज्यादा क्राइम की घटनाएं जो है जमीनी विवाद को लेकर के है। अभी हाल फिलहाल में भी हर जगह यही सुनने में आ रहा है, नया साल है फिर भी जमीन विवाद को लेकर के कई एक लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। अब इसको लेकर के विजय सिन्हा, इससे पहले भी सरकार इसको लेकर के भूमि सर्वे इसीलिए कराया जा रहा था, अब जो है विजय सिन्हा के हाथ में गया है, तो लोगों को लग रहा है कि विजय सिन्हा जो काम कर रहे हैं उसी तरह का काम हर विभाग में अगर हो तो बिहार की पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। इसको लेकर के जो है बहुत कड़ा एक्शन वो ले रहे हैं, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और ये सब जितना भी वो सुनवाई कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा बिहार में। और जो भूमि विवाद ज्यादातर होते हैं गांव कस्बों में, बहुत ज्यादा भूमि विवाद के कारण एक दूसरे में लड़ाइयां होती हैं, खूनी खेल सामने आ जाता है, कई एक लोग आपस में भाई भाई लड़ जा रहे हैं। तो अगर ये विवाद सुलझा लिया जाएगा, जमीन जो है वो सब सर्वे करके जो ऑनलाइन डाटा सारा चला जाएगा, सभी का सबका बंटवारा सही तरीके से होगा, तो ये लड़ाइयां कम होंगी, ये कम जो है ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। इसको लेकर के विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे तो हैं। वो जिस तरीके से सम्राट चौधरी पे वो मतलब एक तरीके से बोला जा सकता है कि तंज है कि बुलडोजर का बात की, बुलडोजर एक्शन का बात की कि हम उस तरीके से काम नहीं कर रहे, उनका जो काम का तरीका है वो काफी ज्यादा अलग है। तो क्या कहना चाहेंगे दरअसल सम्राट और विजय सिन्हा की जुगलबंदी हमेशा देखने को मिलती है और ये शुरुआत हुई थी विधानसभा से। वाकई विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उस सत्र में ही ये बातें उठी थी और उसके बाद से बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि जो दोनों के बीच अनबन है, नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए काम जो दोनों का है, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हर आदमी का काम करने का तरीका होता है। विजय सिन्हा का जो तरीका है वो अपना है और सम्राट चौधरी का जो तरीका है वो अपना है। आप दोनों को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। सम्राट चौधरी ने अभी तक जो एक्शन लिया है, उस एक्शन में आपको क्या लगता है कहीं ऐसा लिया गया है कि जहां गए और आनंद फानंद में बिना किसी जानकारी के उजाड़ दिया? उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। हर जगह नोटिस गया है, टाइम दिया गया है, उसके बाद जब लोग नहीं सुन रहे हैं तब वो बुलडोजर चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बात खबरें आई और वो बुलडोजर भेज दिए कि जाओ तोड़ दो, हटा दो, ऐसा तो वो नहीं कर रहे हैं। जितना भी आप देखिए अभी तक के जो भी मामले हैं, हर मामले में पहले या तो जो कोर्ट से आदेश है, कोर्ट के आदेश के बाद वो गया है, और या जहां उनको लगा है कि ये सरकारी जमीन वास्तव में और सबको नोटिस गया है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बदनाम करने के लिए इस तरह की खबरें चलाई जाती है जी। और एक इस तरह की स्थिति पैदा कर दी जाती है कि उसको इमोशनल टच दे दिया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल कह लीजिए, उस तरह से किया जाता है कि नहीं देखिए गरीबों का ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, सबको समय दिया गया है, सबको नोटिस दिया गया है। हाँ, एक चीज और है कि अगर वैसे जो एकदम असहाय है, जो बिल्कुल गरीब है, जो उस स्थिति में नहीं है कि जो वहां से उजाड़ दिया जाए तो कहीं रह सकते हैं, तो सरकार को उसके लिए कुछ सोचना चाहिए, वो प्रॉपर व्यवस्था करे। और उसके बाद था कि जैसे ठंड का समय है तो एटलीस्ट ठंड के समय के बाद हाँ, तो उतना टाइम दे दिया जाए या फिर आप उनकी प्रॉपर व्यवस्था कर दीजिए और फिर खाली कराइए, अच्छी बात है। तो गलत ना विजय सिन्हा है, गलत ना सम्राट चौधरी है। ये एक गॉसिप शुरू से मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं ना, एक देखिए कई बार मीडिया में भी ये खबरें चले आती थी कि जो एक को नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई जो है सो ये कराई जाती है। जबकि आप देखिएगा विजय सिन्हा अपने यहाँ पॉडकास्ट में भी आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और जहां तक जो पार्टी कभी बड़ी होती है ना,
तो उसमें गुटबंदी या उस तरह का क्या बोलते हैं आप उसको, मतभेद हो सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, और मतभेद होगा ही आपस में। हम लोग यहाँ 7 आदमी, 5-7 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी जो भी काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सबका मत एक होता है क्या? और जब सबका मत एक हो जाए ना, तो समझिए कि उस चीज का पतन हो जाएगा। क्योंकि उससे क्या होता है ना, बिल्कुल, तो जब तक जो है सो मतभेद नहीं होगा ना, तो उसमें नई चीजें निकल के नहीं आएगी, नए आइडियाज निकल के नहीं आएंगे, समस्याएं निकल के नहीं आएंगी। तो ये भी जरूरी होता है। तो इस तरह का ये मतलब आप इसको तंज या इस रूप में नहीं ले सकते हैं, ये उनका काम है। विजय सिन्हा का अपना स्टाइल है, मैंने पहले भी बोला कि वो अपने स्टाइल से कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का अपना स्टाइल है, वो अपने स्टाइल से कर रहे हैं। दोनों का ध्येय एक ही है कि जनता का भला हो, जिसके लिए उनको चुन के भेजा गया है। प्रॉपर वे में वो दोनों अपना काम कर रहे हैं। अभी एक और यहाँ पे है कि देखिए, नए साल का दूसरा दिन है और सीएम नीतीश जो है वो जदयू कार्यालय पहुंच गए आज फिर अचानक। वो लगातार जा रहे हैं, मतलब 2 दिन पहले भी गए, भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सब ठीक ठाक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनमें भी तो उत्साह है। अचानक से पहुंच जाते हैं। बड़े एक्टिव मोड में सीएम जो है आजकल नजर आ रहे हैं, और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी बड़ा एक्टिव है। बिल्कुल, सम्राट चौधरी तो इनकाउंटर पे इनकाउंटर करवाए जा रहे हैं। अरे भाई, 8वां इनकाउंटर हो गया सरकार बनते ही। अरे भाई 202 सीट लेके आए और पहली बार गृह मंत्री मिला है भाजपा के पास। तो भाजपा भी तो अपना ये दिखाई ना, ऐसा नहीं अपराधियों का सफाया करके, अपराधियों का सफाया का उन्होंने कहा भी था कि जो या तो भाग जाएं या सरेंडर करें, और वो काम है वो कर रहे हैं। 3 महीने का समय दिया है कि सब सुधर जाओ, नहीं तो भागो, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी, और वो होना भी चाहिए। बिल्कुल, हर तरफ से जो है वो ये सब सारी खबरें आ ही रही है कि हर दिन कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहा है, जो बिल्कुल जरूरी है। जब तक इनकाउंटर आप नहीं, और ऐसा थोड़ी कि इनकाउंटर करके जान ले रहे हैं। हालांकि वही बात है कि जान नहीं ली जा रही है, पैर में गोली मार करके ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो है पैर में गोली मार दी जा रही है, थोड़ा इलाज दिया जा रहा है, उसके बाद वो परमानेंट लंगड़ा हो जाएगा। उसके बाद खुद ब खुद अपराध नहीं करेगा। तो पकड़ने का ये नया तरीका है, इससे मुझे लगता है पूरे देश में भी ये बहुत प्रचलन में आ जाएगा। जहाँ इनकाउंटर में मार दिया जाता है, अब ये ऑपरेशन लंगड़ा जो है लोग बिहार से सीखेंगे। मरने के बाद तो थोड़ा कम संदेश जाता है, क्योंकि कुछ दिन के बाद लोग भूल जाते हैं, अरे फलना अपराधी था मर गया, लोग भूल जाते हैं। जब वो लंगड़ा आदमी जिंदा रहेगा ना, तो वो कहानी सुनाएगा बार बार कि बाबू तुम ऐसा मत करना, नहीं तो मेरे वाले स्थिति में आ जाओगे। अलग तरीके का एक एनकाउंटर है जो हर लोग फॉलो कर सकते हैं। अच्छी पहल है। और ये दोनों देखिए, पूरे सरकार का अभी का जो काम है ना, वो सराहनीय है। और हर विभाग अपने अपने स्तर से, मतलब जनता ने जो उनको जनादेश दिया और जिस उम्मीद से एक प्रचंड बहुमत आप देखिए जो मिला है, तो उस बहुमत पे खरा उतरने की कोशिश है। इसमें एक चीज और कहेंगे, क्योंकि देखिए कभी कभी ना मैसेज होता है, और यहाँ से मैसेज सीधे, प्रधानमंत्री भी आए थे तो बोले थे कि जो सीधे मैसेज कहाँ जाना है जी, बंगाल। तो यहाँ की जो रूपरेखा बेहतर दिखेगी ना, तो बंगाल में भी आप देखिए तो त्रस्त है बहुत वहाँ जनता। तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है वहाँ, इसमें कहने में कहीं से कोई दो राय नहीं है। वहाँ जो है सो हिंदुओं पे, खास करके हिंदू भी टारगेट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं किए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहा कंप्लीट रूप से, लेकिन किए जा रहे हैं। वहाँ दिक्कत है, लोग त्रस्त हो रहे हैं। और हालांकि देखिए, आज मैं सुबह पढ़ रहा था, जो डेरेन ओब्रायन है ना, वहाँ सांसद, राज्यसभा सांसद जो ई सिगरेट पीते हुए मिले थे, उनका एक आलेख आया, ठीक है, एक पेपर में उन्होंने लिखा ना कि जो क्रिश्चियन पे जो जुल्म हो रहा है, सो ये बहुत ही चिंताजनक है, इस देश में नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ गिनाया कि जो क्रिश्चियनिटी जो है, सो क्रिश्चियन ये कर रहे हैं, इतना लाभ दे रहे हैं, स्कूल के माध्यम से, विद्यालय मतलब हॉस्पिटल के माध्यम से, सब कुछ। मैं हर चीज से सहमत हूँ। और जो हो रहा है और जो हुआ, एक तो बहुत हद तक कहीं बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली, कुछ छिटपुट घटनाएं मिली, और जो भी घटनाएं हुई वो निंदनीय है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओब्रायन साहब को कम से कम अपने राज्य की भी स्थिति देखनी चाहिए। तो ये था आज का कार्यक्रम। हमने बात किया आज का जो मुद्दा था कि तेज प्रताप की वापसी हो सकती है या नहीं, क्या तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों मिलकर फिर से अपने आरजेडी में आगे बढ़ते हैं या नहीं। हमने इनकाउंटर को लेकर बात किया, किस तरीके से सम्राट चौधरी जब से आए हैं, गृह मंत्री बने हैं, तब से कितना ज्यादा इनकाउंटर हो रहा है और सही तरीके से किया जा रहा है, जो बाकी के राज्य भी जो है उस नए इनकाउंटर के तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अगला हमने ये भी बात किया कि विजय सिन्हा जो है वो किस तरीके से एक्शन मोड में है, और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों की जो जुगलबंदी है, इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा खबरें आते रहती है कि दोनों में कहीं ना कहीं मतभेद है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन नंबर 1 पे है, कौन 2 पे है। तो इस तरीके की बातें होते रहती है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसी कोई बातें नहीं है। दोनों जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हर लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।